अगला टॉपिक हम लोग है क्या, ज्विटर आयन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, ज्विटर आयन। आसानी हो जिसके चलते बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ जाता ना जी, बेइज्जती बहुत है, पढ़ो नहीं आएगा तो ना। तो देखो लिखा हुआ ना कि देखो ज्विटर आयन एक तरह से अमीनो अम्ल ही रहता है। कल बताया था नहीं अमीनो अम्ल के बारे में। देखो तो यहाँ ये फोटो नजर आ रहा है, ये फोटो ये तिरिया वाला छोड़ो ना, ये नजर आ रहा है। अरे इसी को ये जो एच है ना, कल यहाँ एच ना लिख ऊपर एच लिख दिए थे, ठीक ना। ये कार्बन था, इसका 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड एच से, एक एल्काइल समूह से, एक NH2 क्षारीय समूह एमीन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय समूह। तो यही ना एमिनो एसिड है, लिख देगा थोड़ा सा, एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है, ठीक ना। तो ज्विटर आयन किससे बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है, एमिनो एसिड से। तो अब बात है ना कि कैसे बनता है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एमिनो अम्ल में अम्लीय समूह देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH, तथा क्षारीय एमीन बॉन्ड NH2 दोनों समूह रहता है। और जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक ना, जलीय विलयन में जो कार्बोक्सिलिक समूह है ना, से एक प्रोटॉन निकल कर, प्रोटॉन माने H+ को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को ही क्या बोलते हैं जी, प्रोटॉन बोलते हैं। तो ऐसे भी देखो बतैले होंगे कि देखो ये एमीन में जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास रहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, क्षार है। क्षार का काम क्या होता है, H+ आयन लेना, बताए होंगे एमीन चैप्टर में। क्षार का काम होता है H+ आयन लेना, और अम्ल का काम होता है H+ आयन देना। तो सीधी सी बात है। तो H+ का अर्थ यहाँ पर लिख दिया है कुछ प्रोटॉन। तो एक देखो ये अम्लीय समूह है, एक में H+ है, ये कुछ दान करेगा। तो अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक समूह से एक प्रोटॉन निकल कर कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, यानी कि एकरा से निकल जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसको बोलते, इधर एक बॉन्ड है, ठीक ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट। अब देखो बनता है, तथा ये जो NH2 है, कौन ये वाला NH2, ये क्षारीय समूह, इसका काम होता है H+ आयन लेना। तो ये H+ आयन दिया, अब H+ आयन लिया, तो NH2 और यहाँ पर H आया। तो देखो NH3, अब पहले से इस पर कुछ नहीं, न्यूट्रल था, शून्य चार्ज था। अब ये H+ बढ़ गया है, तो +1 या प्लस यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ बनाता है। और यहाँ पर जो होता है pH मान इसका क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। और यहाँ ध्यान देना है, द्विध्रुवीय आयन बनता है। कैसा आयन बनता है, द्वि माने कि दो, ठीक ना। तो देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, यही ना ज्विटर आयन है, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है और नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, जिसके चलते इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन। और pH मान 7 इसको कब बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ एगो प्लस है और एगो माइनस है, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण pH मान यहाँ क्या लिया जाता है, 7। तो ज्विटर आयन समझ में आया। देखो ज्विटर आयन बनता है किससे, एमिनो अम्ल से। देखो एमिनो एसिड है, किसी को दुख, एमिनो एसिड में 2 समूह, अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्षारीय समूह एमीन NH2। अम्ल का काम होता है H+ यानी कि प्रोटॉन प्रदान करना देना, और क्षार का काम होता है H+ आयन यानी प्रोटॉन लेना। तो ये H+ देगा, तो H+ दिया तो COO, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, ये बन गया कार्बोक्सिलेट, ठीक ना। और ये H+ लिया है, तो पहले से NH2 है, H+ लिया तो प्लस यहाँ पर लिखल है एगो H, तो NH3 पर प्लस, जैसे है वैसे लिख दिए। और यही जो फोटो बन गया इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। और इसी का एक और नाम है द्विध्रुवीय आयन, यानी कि ज्विटर आयन को द्विध्रुवीय आयन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 आयन का निर्माण होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिसके चलते pH मान यहाँ पर 7 लिया जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो यही आपका क्या है, ज्विटर आयन। इसको लिखते हैं, तो देखो जी पेप्टाइड बने आसान है। लिखा हुआ है कि सभी प्रोटीन कॉले पढ़े हैं ना कि अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होते हैं जी। अरे अल्फा एमिनो अम्ल के ढेर मानी चैन आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो लिखा हुआ है कि सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होते हैं, एकदम सही बात है। और ये आपस में कोई ना कोई बंध से जुड़े होंगे ना, और उसी बंध को बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और याद रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, बोलो। और हम जानते हैं कि जितना भी प्रोटीन है सब अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ठीक ना। और अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध के द्वारा, यानी कि जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे ना, ओकरे काची बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक हो, कितना हो, 10 से, देखो जब एमिनो अम्ल की संख्या 2 हो तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। और अगर एमिनो अम्ल की संख्या 10 से ज्यादा हो जाना तो उसको फिर क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे, तो जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक हो जाए तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और एमिनो अम्ल आपस में जिस बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं ओकरे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंधन कहते हैं।
अगला है आपका प्रोटीन से संबंधित डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हिंदी क्या होगा? प्रोटीनों का विकृतीकरण। देखो विकृत मन होता है कुछ ही खराब हो जाना, मतलब कि उसका आकार बदल जाना, तोड़ फोड़ देंगे ना तो इसका आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, मैंने चेंज कर देंगे, ठीक ना। कहेंगे किसी का पैर विकृत हो गया, मैंने कौन चीज, उसका पैर टूट गया, ठीक ना। तो लिखा हुआ है कि जब प्राकृत प्रोटीन में, नेचुरल प्रोटीन में, जैसे मैंने जो पहले से प्राप्त है, तो जब नेचुरल प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करो या रासायनिक परिवर्तन, कुछ कर सकते हैं दोनों में, तो जब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो प्रोटीन में बताए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोटीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का अपने आप निर्माण कर लेते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इधर उधर हो जाता है, कुछ हो जाता है अस्त व्यवस्था हो जाता है, मैंने कि पहले जैसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का क्या हो गया? विकृतीकरण हो गया, ठीक ना। फिर आगे अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कुछ मेटाबॉलिज्म। अरे कुछ नाम है मेटाबॉलिज्म। देखो ऐसी छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखेंगे ना तो बायोलॉजी में भी काम आ जाएगा और यहाँ बायोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो पढ़ा जाए ना। तो देखो जी ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेटाबॉलिज्म। देखो तो देखो ये जो मेटाबॉलिज्म होता ना है दो प्रकार का। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। पहला आपका है एनाबॉलिज्म। क्या है? एना, ध्यान से देखना फिर समझ में नहीं आएगा। और दूसरा आपका है कैटाबॉलिज्म। कैटा याद रहेगा। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। बोले कि इंग्लिश में याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाएगा हिंदी में, ठीक ना। अब देखो जी, तो बात है कि एनाबॉलिज्म माने क्या होता है और कैटाबॉलिज्म माने क्या होता है। तो देखो एनाबॉलिज्म माने होता ना है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। और कैटाबॉलिज्म से देखो काटने का सेंस आ रहा है, और क से काटना, क से कैटाबॉलिज्म, तो काटना यानी कि तोड़ना। तो कैटाबॉलिज्म का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ना। तो अब बात है ना कि हम लोग के शरीर में यह दोनों क्रिया होता है, किसी चीज का हम लोग के शरीर में निर्माण भी होता है और किसी चीज का मतलब कि टूटता भी है कोई चीज हम लोग के शरीर में। यानी कि हम लोग के शरीर में एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। अरे समझ में आ रहा है? मेटाबॉलिज्म कितना प्रकार के बोलो? दो प्रकार के। कौन कौन? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अर्थ है कि कोई चीज आपस में जुड़ेगा, ठीक ना। कैसे दो तीन गो चीज आपस में जुड़ गया तो कुछ हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया। और वो चीज कोई एगो बड़ा चीज है वो टूट के छोटा छोटा रूप में सरल हो गया तो क्या चीज हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म। यानी शरीर में किसी चीज का जुड़ना क्या चीज कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। और शरीर में किसी चीज का टूटना क्या चीज कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। अब बात करता है एग्जाम्पल के, ठीक ना। तो एक आध दो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के नाम सुना ना है। जब 38 गो एटीपी मिलता ना है तो एगो ग्लूकोज बनता है। जब 38 गो, बायोलॉजी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत याद होगा, 38 एटीपी के मिलने से एक ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज क्या है? अरे कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है ना है, तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं ना है। तो लिख सकते हैं कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए तो 38 गो एटीपी मिलता है। 38 गो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो जी 38 गो एटीपी मिला तो ना एगो कार्बोहाइड्रेट बना, तो 38 गो एटीपी जुड़ा तो एगो कार्बोहाइड्रेट बना। तो हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना कैसा क्रिया है? एनाबॉलिज्म। वैसे अगर एक प्रोटीन चाहिए ना, अगर एक प्रोटीन हमने के बनाना है तो कल पढ़े हैं कि प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से, ठीक ना। तो कई गो एमिनो अम्ल मिलाएंगे तो एगो प्रोटीन बनता है, तो 20 गो। कई गो? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन याद करना है। यानी कि 20 एमिनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो देखो 20 गो एमिनो अम्ल मिला यानी जुड़ा तो एगो प्रोटीन बना। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग के शरीर में प्रोटीन का निर्माण होना कैसा क्रिया है? एनाबॉलिज्म है। याद रहेगा। अब इसी का उल्टा करो, कैटाबॉलिज्म यानी कि टूटेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अरे पाचन में क्या होता है? भोजन हम नहीं खाते ना है कि भोजन किए तो अंदर जाके टूट टाट गया तो ना पचा, खड़े खड़े पच जाएगा जी। भोजन किए तो अंदर जाके पूरा बढ़िया से टूट टाट गया है, पच गया है। तो पाचन भी एक कैसा प्रक्रिया है? कैटाबॉलिज्म। क्योंकि इसमें टूट रहा है तो ना। अब देखो आगे, इसके अलावा एक और एग्जांपल श्वसन हो सकता है। देखो तो ना हो सकता है। सांस लेना भी एक कैटाबॉलिज्म है, याद रखना इसको, ठीक ना। देखो कैसे, जैसे हम लोग सांस लिए, हवा सांस लेते ना है कि खाली ऑक्सीजन लेते हैं? हवा लेते हैं। और हम यहाँ पर सांस लिए, कोनो कोनो हुमच के सांस लेता है ना जी।
उमच का सांस लेगा तो जितना दूरी करता रहेगा, समझ रहा ना। तो कहने का मतलब कि हमने सांस लिए तो हवा लिए, तो हवा में का खाली ऑक्सीजन है, बहुत कुछ है। हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बड़ी बड़ी चीज है, धूल कण भी है, पानी के कण, जलवाष्प भी है, छोटे छोटे बूंद। तो कहने का मतलब कि हम सांस लिए हवा, तो बहुत सारा ना हवा में चीज है, बहुत सारा गैस है, लेकिन अंदर जाके फेफड़ावा इस समन के तूड़ ताड़ के ऑक्सीजन के खाली चुन लेता है और ऑक्सीजन के फेफड़ा के अंदर ले जाता है। आपका सब कहला जाएगा। श्वसन में कौन हवा यानी कि वायु लेते ना है, तो श्वसन भी एक प्रकार के तूड़ ताड़ वाला क्रिया है। तो श्वसन भी कैसा क्रिया हो जाएगा बोलो, कैटा। तो बोलो इतना में किसी को दुख याद रहेगा जी। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या होगा, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना एनाबॉलिज्म है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होना एनाबॉलिज्म है, पाचन कैटाबॉलिज्म है, टूट फूट की क्रिया है, श्वसन भी टूट फूट का क्रिया है, क्या है, कैटाबॉलिज्म है। अरे समझ में आ रही है। अब देखो, तो अब ऐसा देखा जाता है ना कि जो एनाबॉलिज्म जो क्रिया है ना, इसको तेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तेज, यानी कि फास्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि हमने कुछ खाएं, तो कुछ खाएं तो तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो ना तुरंत एनर्जी मिलेगा। कैटाबॉलिज्म भी होना चाहिए। कैटाबॉलिज्म भी का है, क्या कि मान लो कि हम खाना खाएं और पचेगा 3 दिन के बाद, तो पेट में सड़ जाएगा, रोगिया जाएंगे ना जी, समझ में रहा। पाचन भी तो अपना टाइम 3, 4, 5 घंटा जो भी लगता है अपना होना चाहिए। सांस लिए का जी, तो इसको तेज नहीं होना चाहिए। सांस लिए 1 घंटा के बाद फेफड़ा भी ऑक्सीजन जाएगा, तो उतना में तो चल जाएंगे। तो यहाँ से साबित, अरे ये भी तेज होना चाहिए, ये भी तेज। तो सरल भाषा में सीधे मेटाबॉलिज्म को तेज कर दो, दोनों ना जाएगा ओकरा में। तो अब बात है कि मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए काची का प्रयोग करेंगे, तो एंजाइम झोंक देंगे। कौन ची नाम सुना है एंजाइम के, हिंदी में भी एंजाइम ही कहते हैं, आगे बताते हैं इसके बारे में। तो एंजाइम अगर झोंक देंगे ना, उसको मैंने दे देंगे, समझ में रहा, कोच देंगे एंजाइम, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है जैव उत्प्रेरक। काजी बोलते हैं इसको, जय लिखे जैव उत्प्रेरक। अच्छा एक बात और, एंजाइम क्या है, सुनो ध्यान से। एंजाइम कुछ विशेष नहीं है, एक तरह से प्रोटीन ही है। काची है जी, अरे समझ में, एंजाइम क्या है, कहेंगे कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है, तो कुछ है जी, एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। कहेगा कि हमने के शरीर में जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम क्या है, एक तरह से प्रोटीन है। एंजाइम को परिभाषित कैसे करेंगे, वैसा प्रोटीन जो जैव तंत्र में अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, उसको एंजाइम कहते हैं। कोई दिक्कत, एंजाइम क्या एक तरह से प्रोटीन है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो, देखो ये गोला इसे बनाते हैं, गोला लोग रहा है जी। ये मान लो कि प्रोटीन का गोला है, किसका गोला है, तो क्या प्रोटीन क्या है, तो पढ़ चुके हैं। अरे प्रोटीन क्या है, सिंपल, कार्बन है एकरा में, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एकदम जटिल होता है, नाइट्रोजनी पोषक होता है, बता दिए हैं। इसी के अंदर आ जाता है एंजाइम, गोला एंजाइम, इसका एक ऐसे गोला बना देते हैं। और इसी के अंदर आ जाता है कुछ हार्मोन। अरे बता ना, हार्मोन एक अलग टॉपिक है, बायोलॉजी में देखा जाएगा कहीं, है ना। अब देखो, इसको देखने से पता चल रहा है जी, ये रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक ना। देखो ये जो बड़का गोलवा, ध्यान से देखना, भी समझ में नहीं आएगा जी। ये जो बड़का गोलवा नजर आ रहा है कि ना, ये बड़ा गोला नजर आ रहा है, तो ये जो बड़ा गोला है प्रोटीन का है, किसका है, और ये जो गोला है एंजाइम का है, और ये जो गोला है से क्या है, हार्मोन का है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे कहेगा, ऐसे कहेगा कि क्या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो देखो कह रहा है कि ये जो इतना एंजाइम है क्या प्रोटीन के अंदर आता है, तो एकदम आता है। एंजाइम का ये गोला प्रोटीन के गोला के अंदर आ रहा है कि ना, तो कहेगा यहाँ से अगर क्वेश्चन आए से कि क्या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन के अंदर ना रहा है, तो एकदम होते हैं। यही बतिया तो बताएं कि जितना भी एंजाइम है प्रोटीन है। तो डायग्राम से याद रखेंगे, कहीं नहीं भुलाएंगे बुढ़ारी तक, समझ में आ रहा है, न रटेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो या ऐसे कहेगा कि क्या सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, एकदम होते हैं। हार्मोन वाला गोला प्रोटीन के अंदर वाला में ना रहा है, तो सभी यानी कहने का मतलब कि एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन। अरे इतना समझ में आई, फिर से, क्या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो बोलो हाँ, लड़के लोग बोलेंगे हूँ, ऐसी ना जी। क्या सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, तो हूँ, ठीक। अब देखो आगे, लेकिन अगर उलट के पूछे कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, नहीं, जितना भी प्रोटीन है एंजाइम के अंदर आ रहा है, नहीं ना, प्रोटीन इतना है एंजाइम इतने है।
तो क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? तो कि न। क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होंगे? तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंजाइम, हार्मोन सब खत्म हो गया, ठीक ना। इसके आगे हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे? बोलो। अरे न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम, गुणसूत्र, समझ जो होता है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना नोट किया जाए।